हेलो गाइस, वेलकम टू जुडिशरी पॉइंट। मैं मंजरी सिंह आप लोगों के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट के इम्पोर्टेंट सेक्शंस का पार्ट 3 लेके आई हूँ, जिसमें हम सेक्शन 105 से 167 तक बात करेंगे। अब खाली 4 चैप्टर्स इसमें बचे हुए हैं। पिछले 2 पार्ट्स में मैं ऑलरेडी सेक्शन 114A तक बात कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक लेक्चर नहीं देखा है वो प्लीज बिहार एपीओ की प्लेलिस्ट पर जाके देख लें। ये सेक्शंस आपके बिहार एपीओ के प्री के लिए, बिहार पीसीएसजे मेंस के लिए और एमपी पीसीएसजे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और बात मैं बताऊं, यहाँ पर इंडियन एविडेंस एक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको काफी सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे और आपको पढ़ने भी पड़ेंगे। आप शायद देख रहे होंगे कि कुछ ही सेक्शंस में यहाँ पर ड्रॉप कर रही हूँ जो आपको नहीं पढ़ने हैं। लेकिन बात क्या है कि यहाँ पर आपके लिए पढ़ना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि यहाँ पर आपको क्या करना है कि ये जानना जरूरी है कि आपके लिए कौन सा सेक्शन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है और किस रिस्पेक्ट में, क्या पेपर में पूछा जा रहा है, आपको उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर चैप्टर 8 आप देख सकते हैं, 115 वाला जो है सेक्शन स्टार्ट होता है, ये चैप्टर 8 से होता है। यहाँ पर ये एस्टॉपल का चैप्टर है, इसमें आपके 3 सेक्शंस आते हैं, 115, 116 एंड 117। 115 आपका बेसिक सेक्शन एस्टॉपल को लेकर है, जिसमें आपको डिक्लेरेशन क्या पता होना चाहिए, डिक्लेरेशन, एक्ट और ओमिशन। ठीक है, इसकी पूरी डेफिनेशन आपको अच्छे से पढ़नी है। देन दूसरा, इसके इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट है। 116 किससे डील करता है? स्टॉपल ऑफ टेनेंट्स एंड लाइसेंसी ऑफ द पर्सन इन पोजेशन से। ये आपको पता हो कि 116 में दे रखा है। 117 में आपको स्टॉपल ऑफ एक्सेप्टर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बेली और लाइसेंसी दे रखा है। आपको इसमें हेड्स मालूम हो, बस यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है 116 एंड 17 में। बाकी 115 आपको केस लॉस के साथ, इलस्ट्रेशन के साथ अच्छे से पढ़िएगा। देन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा मैं जितना भी यहाँ पे बात कर रही हूँ ना, इतने चैप्टर्स के, पिछले सेशन में भी जिन सेक्शंस की बात करी, इसमें भी जिनकी बात कर रही हूँ, ये आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट सारे सेक्शंस में से पूछा जा रहा है। तो मैं इसीलिए यहाँ पे बता रही हूँ, उसका बर्डन मत लीजिएगा सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि इंडियन एविडेंस एक्ट छोटा है लेकिन यहाँ पर आपको पढ़ना पड़ जाता है सब कुछ। चैप्टर 9 विटनेसेस की बात करता है। चैप्टर 1 जो सेक्शन 118 है वो बताता है कि कौन कौन टेस्टिफाई कर सकता है। तो आपको यहाँ पे पता हो, ऑल पर्सन्स दे आर कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। उसके बाद आपको क्या पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक्सेप्शंस किनको मिल रहा है? टेंडर ईयर्स वालों को, एक्सट्रीम ओल्ड एज, डिजीज, वेदर ऑफ माइंड और बॉडी। एक्सप्लेनेशन आपको पता हो कि ल्यूनाटिक इज नॉट इनकम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जाता है हु इज नॉट कम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। तो आपको इसमें कई सारे ऑप्शंस डाल दिए जाएंगे, ल्यूनाटिक भी होगा। तो ल्यूनाटिक यहाँ पर आंसर नहीं है, वो ल्यूनाटिक इनकम्पिटेंट नहीं होता है, वो कम्पिटेंट होता है टेस्टिफाई करने के लिए, unless he is prevented by his lunacy from understanding the questions put to him। ठीक। देन 119 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2013 के एक्ट से इसका जो मार्जिनल नोट है ना, इसको सब्सटीट्यूट किया गया है। पहले यहाँ पर डम्ब विटनेस हुआ करता था, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि प्रीवियस इसका नाम क्या था। अब यहाँ पर आ जाता है विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। 120 इंपॉर्टेंट है कि पार्टीज टू द सिविल सूट, वाइफ्स और हस्बैंड्स उनके जो होते हैं अंडर क्रिमिनल ट्रायल, इसमें क्या होगा? तो भाई ये कॉम्पिटेंट विटनेस होंगे, ये आपको पता हो। ठीक। देन 121 जजेस एंड मजिस्ट्रेट से डील करता है, आपको इसके इलस्ट्रेशंस भी पढ़ने हैं। यहाँ पर इम्यूनिटी की बात हो रही है जजेस एंड मजिस्ट्रेट्स की, कि इनको आंसर करने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा इनके कंडक्ट को लेके कोर्ट में। एज सच जज और मजिस्ट्रेट जो भी इनकी नॉलेज में आती है कोई भी चीज, ठीक है, लेकिन इनको एग्जामिन किया जा सकता है दूसरे मैटर्स में जो इनकी प्रेजेंस में हुआ है। देन 122 कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, अगर हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है तो उसका स्टेटस क्या होगा, उसकी हम 122 में बात करते हैं। 123 में एविडेंस एज टू अफेयर्स ऑफ स्टेट आ जाता है। यहाँ पर आपको है कि अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड जो हैं उसके लिए एविडेंस मतलब नहीं आप दे सकते हैं, यहाँ पर इम्यून किया जा रहा है अफेयर्स ऑफ द स्टेट को। देन अच्छा एक और चीज, ये वाला जो सेक्शन है आप ये इस पर एक मैक्सिम है, सेलिस पॉपुली सुप्रीमा लेक्स। ठीक है, तो आपको पूछा जाए अगर ये मैक्सिम कौन से सेक्शन से रिलेटेड है तो 123 आंसर होगा। ऑफिशियल कम्युनिकेशन से रिलेटेड कौन सा सेक्शन है? 124 है। देन उसके बाद आपका इंफॉर्मेशन एज टू कमीशन ऑफ ऑफेंसेस किस में आता है? 125 में। ये आपको याद रखना है कि जो रेवेन्यू ऑफिसर्स वाला सेक्शन है वो कौन सा है? 125 है। 126 प्रोफेशनल कम्युनिकेशन वाला है,
ये बेसिकली एडवोकेट्स एंड क्लाइंट्स के लिए है बेसिकली। या देखिए आप, क्योंकि देख सकते हैं कि नो बैरिस्टर, अटॉर्नी, प्लीडर और वकील शैल एट एनी टाइम बी परमिटेड। ठीक है, और इसी के साथ जुड़ा हुआ इलस्ट्रेशन एक्ट के आपको पढ़ने हैं। दूसरा इसी के साथ जुड़ा हुआ आपका 127 है कि 126 जो है ये इंटरप्रेटर्स पे भी अप्लाई होता है। मतलब वहां पे जिन्होंने बात करी है बैरिस्टर, प्लीडर, अटॉर्नी और वकील की, तो आप इंटरप्रेटर को भी उसी कैटेगरी में लेके चलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है 129, जिसमें लीगल एडवाइजर्स के साथ कॉन्फिडेंशियल कम्युनिकेशन की बात होती है। इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है सेक्शन 132, विटनेस नॉट एक्सक्यूज फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट। ठीक है, इसका प्रोविजो आप जरूर पढ़िएगा क्योंकि इससे रिलेटेड सेक्शन हम पीछे पढ़ चुके हैं, इसलिए उसी के रेफरेंस में ये सेक्शन आपको मिलता है। देन 133 अकम्प्लिस है, यहाँ पर सीधे सीधे क्वेश्चन आता है अकम्प्लिस किस में दे रखा है, 133 में दे रखा है। और अगर हम बात करें कि अकम्प्लिस टर्न्ड अप्रूवर कहाँ पर है, तो ये सेक्शन 306 सीआरपीसी में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि चैप्टर नंबर ऑफ विटनेसेस किस में है, 134 में है। अब आपसे पूछा जाता है कितने नंबर ऑफ विटनेस चाहिए, तो आंसर इज नो पर्टिकुलर नंबर। ठीक है, पता हो आपको, 1 2 3 नहीं आंसर इज नो पर्टिकुलर नंबर। देन चैप्टर 10 स्टार्ट होता है ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, जिसमें आपको 135 में ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बताया जा रहा है। देन 136 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस के बारे में यहाँ पर जज डिसाइड करेगा, यानी जज की डिस्क्रिशनरी पावर आ रही है। देन यहाँ पर आपको इलस्ट्रेशन ए जरूर पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, बाकी भी आप रीड कर सकते हैं। 137 वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। क्यों? क्योंकि ये बात करता है एग्जामिनेशन इन चीफ की, क्रॉस एग्जामिनेशन की, री एग्जामिनेशन की। पहले तो आपको ऑर्डर पता हो, यही ऑर्डर होगा, नंबर 1 पे चीफ, सेकंड पे क्रॉस एंड थर्ड पे री। फिर होता क्या है, एज इट इज आपको डेफिनेशन पता हो। जब एग्जामिनेशन विटनेस का पार्टी कर रही है, जो उसको बुलाती है तो चीफ होता है, एडवर्स पार्टी जब करती है तो क्रॉस होता है, और जब एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस सब्सिक्वेंट टू क्रॉस वो पार्टी करती है जिसने उसको बुलाया था, तो वो री एग्जामिनेशन होता है। 138 में हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन। जैसा मैंने ऊपर बोला, आपको पता होना चाहिए ऑर्डर क्या होगा, तो वही ऑर्डर आपको मेंशन 138 में कर रखा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपको इसी में डायरेक्शन ऑफ री एग्जामिनेशन जरूर पढ़ना है, ये पूरा ही पढ़ना है। देखिए यहाँ पर जो सेकंड पैरा है ना, वो बात करता है कि एडिशनल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। ठीक, ये चीज पता हो आपको। फिर डायरेक्शन ऑफ री एग्जामिनेशन में आप देखेंगे कि री एग्जामिनेशन कब किया जा सकता है। अगर कोई भी नया मैटर बाय द परमिशन ऑफ द कोर्ट आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यहाँ पर एडवर्स पार्टी फिर से क्रॉस एग्जामिनेशन उस मैटर पर कर सकती है, अगर री एग्जामिनेशन में आपने नया मैटर इंट्रोड्यूस किया था। 139 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जाएगा कि कोई भी पर्सन जो है, अगर डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए समन उसको दिया गया है, तो वो विटनेस इस वजह से नहीं बन जाएगा क्योंकि वो डॉक्यूमेंट लेके आया है। ठीक है, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने का और एज अ विटनेस प्रोड्यूस करने का समन अलग अलग दिया जाता है, तो यहाँ पर इसका आप क्रॉस एग्जामिनेशन उस पर्सन का नहीं कर सकते जो डॉक्यूमेंट लेके आया है। 140 इट इज रिलेटेड टू विटनेस टू कैरेक्टर। कैरेक्टर से कुछ याद आ रहा होगा, हमने सेक्शन 52 से 55 में पढ़े थे कैरेक्टर वाले सेक्शंस। ठीक, ये सब याद करते चलिए। 141 लीडिंग क्वेश्चन, एज इट इज पूरा का पूरा आता है। आपसे पूछा जाएगा एनी क्वेश्चन सजेस्टिंग द आंसर व्हिच द पर्सन पुटिंग इट विशेस और एक्सपेक्ट्स टू रिसीव इज कॉल्ड डैश। 4 ऑप्शन दे देंगे, द आंसर वुड बी लीडिंग क्वेश्चन। इसी के चलते कंटिन्यूएंस में हम बात करते हैं 142 की और 143 की। लीडिंग क्वेश्चन पर ये 3 सेक्शन है, 141, 142, 143। 141 में उसने डेफिनेशन दे दी, 142 में है कि ये क्वेश्चन कब नहीं पूछे जा सकते हैं, एंड 143 में पूछता है कि कब ये पूछे जा सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, ये बहुत आता है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आप पढ़ेंगे 144 एविडेंस एज टू मैटर्स इन राइटिंग, जिसमें एक्सप्लेनेशन इसका इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद 145 इज इम्पॉर्टेंट, आपको पता ही है क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट की बात करता है। क्रॉस एग्जामिनेशन आपका प्रीवियस स्टेटमेंट जो आप दे चुके हैं उनका यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट किया जाएगा। 146 इज इम्पॉर्टेंट, कौन से क्वेश्चंस लॉफुल होते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में, तो आपको ये 3 पॉइंट्स तो याद रखने ही रखने हैं कि जब भी क्रॉस एग्जामिन हो रहा है तो यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जो उसकी वेरासिटी को टेस्ट करे, जो डिस्कवर करे उसकी पोजीशन क्या है लाइफ में, जो उसके क्रेडिट को शेक करे बाय इंजरिंग हिज कैरेक्टर,
although answers to such question might tend directly or indirectly incriminated। ठीक, आपको इसका प्रोविजो याद रखना है क्योंकि इसमें आपके 376 के सेक्शंस की बात होती है और आपको फिर समझ में आ रहा होगा जो मैंने पिछली बार बात करी थी कि 2018 में क्योंकि अमेंडमेंट हुआ है तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट किए गए होंगे सेक्शन। कौन कौन से किए गए होंगे? आपका किया है AB, DA एंड DB। ठीक, तो आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन ऑफ असेंट से रिलेटेड ये वाला प्रोविजो आपका इसमें एडेड है। ऐड हुआ था 2013 में, मतलब पहले सब्स्टिट्यूट हुआ था एंड देन 2018 में सेक्शंस को खाली सब्स्टिट्यूट करने के लिए हुआ है। देन विटनेस टू बी कंपेल को कब आंसर कर सकते हैं? ये 147 में है, पीछे 132 मैंने कहा था, ध्यान से पढ़िएगा, इससे रिलेटेड आएगा, तो 147 इससे रिलेटेड है। देन 148 है कोर्ट टू डिसाइड। कोर्ट डिसाइड करेगी कि क्वेश्चन कब पूछा जाना चाहिए और कब विटनेस को कंपेल किया जाना चाहिए आंसर करने के लिए। तो आपको ये जो 3 पॉइंट्स है, क्वेश्चंस आर प्रॉपर, सच क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर, सच क्वेश्चंस आर इम्प्रॉपर, ठीक है। देन कोर्ट जो भी डिसाइड कर रही है तो ये आपको पता हो कि कब प्रॉपर है कब इम्प्रॉपर है। देन 149 इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस बिना रीजनेबल ग्राउंड्स के आप नहीं पूछेंगे। इसका जो इलस्ट्रेशन है ये आपका बैरिस्टर वाला, मतलब चारों इलस्ट्रेशन इसके इम्पोर्टेंट है, एज इट इज पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 150 की कि प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट इन केस ऑफ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड। अगर आप बिना रीजनेबल ग्राउंड्स के पूछ लोगे तो फिर क्या होगा? तो फिर वो सर्कमस्टेंसेस आपके रिपोर्ट किए जाएंगे टू द केस टू द हाई कोर्ट और द अदर अथॉरिटी। ठीक, याद रखना है। इनडिसेंट स्कैंडलेस क्वेश्चंस कौन से सेक्शन में है? 151 में है, मतलब ये आप नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है, ये वो वाले हैं। एक तो कहा आपसे 149 में रीजनेबल ग्राउंड्स के बिना नहीं पूछ सकते हैं, 150 में कहा 151 में कहा इंडिसेंट और स्कैंडलेस नहीं पूछ सकते, 152 कह रहा है कि जो इंसल्ट या अनॉय कर रहे हैं आप वो क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हैं। ठीक, अगेन 153 इज इम्पोर्टेंट, एक्सक्लूजन ऑफ एविडेंस टू कॉन्ट्राडिक्ट आंसर्स टू क्वेश्चंस टेस्टिंग वेरासिटी। यहाँ पर आपको ये याद रखने हैं, इसके एक्सेप्शन एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि अगर विटनेस इज आस्क्ड वेदर ही हैज बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड ऑफ एनी क्राइम, तो एविडेंस उसके प्रीवियस कन्विक्शन का दिया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक्सेप्शन 2 यहाँ पर है कि अगर विटनेस से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो विच इज टेंडिंग टू इम्पीच हिज इम्पार्शियलिटी एंड आंसर्स इट बाय डिनाइंग द फैक्ट्स, तो उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जा सकता है। तो कौन कौन से केस में किया जा सकता है कॉन्ट्राडिक्ट, यहाँ पर वो बात आ रही है। इलस्ट्रेशन आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन नंबर 154। आपसे पूछा जाएगा हॉस्टाइल विटनेस कौन से सेक्शन में दे रखा है? 154 में। ठीक, नेक्स्ट बात करें अगर हम, तो इम्पीचिंग क्रेडिट ऑफ विटनेस इज गिवन अंडर 155, आपसे पूछा जाएगा ये। उसके बाद आपका इसका एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेनेशन पे बहुत ध्यान दीजिएगा। इसमें आप कुछ पॉइंट्स कैसे कर सकते हैं कि विटनेस ऑफ क्रेडिट अपॉन एग्जामिनेशन, मतलब पूरा पढ़ लीजिएगा ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से आपसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बन जाते हैं। इलस्ट्रेशंस पढ़ने हैं। नेक्स्ट देखें अगर हम 150 आपको 7 पढ़ना है, ठीक है। फॉर्मल स्टेटमेंट्स ऑफ द विटनेस मे बी प्रूव, अब ये कोरोबोरेट की बात कर रहा है, 145 में कॉन्ट्राडिक्ट की बात करता है, 157 में कोरोबोरेशन की बात करता है। उसके बाद रिफ्रेशिंग मेमोरी कौन से सेक्शन में दे रखी है? 159 में, ठीक है। पूरा जो व्हेन विटनेस में यूज कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट टू रिफ्रेश मेमोरी, ये वाला भी आप पार्ट पढ़ेंगे। देन आते हैं हम 162 पे, प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट। ठीक है, कुछ कुछ हम सेक्शन छोड़ रहे हैं जो नहीं पूछे जा रहे हैं, तो आप ये भी मत सोचिएगा कि हर एक सेक्शन पढ़ना है, ठीक है, कुछ थोड़े बड़े तो छोड़े ही जा रहे हैं ना। प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट 162, 163 और 164 थोड़ा एक जैसा लगता है लाइनिंग। 163 कहता है गिविंग एज एविडेंस ऑफ डॉक्यूमेंट कॉल्ड फॉर एंड प्रोड्यूस ऑन नोटिस, एंड 164 कहता है यूजिंग एज एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन ऑफ व्हिच वाज रिफ्यूज्ड ऑन नोटिस। ठीक, दोनों पढ़ना है। 165 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर टफ बनाना होगा और इजी बनाना होगा तो पूछ लेंगे कि जज की पावर क्वेश्चंस पुट करने की या प्रोडक्शन ऑर्डर करने की किसमें दे रखी है? 165 में दे रखी है। आप ये पूरा सेक्शन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और ये सेकेंड प्रोविजो भी आपको पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि आप सबको छोड़ेंगे, ठीक, पूरा पढ़ना है यहाँ पर। देन उसके बाद यहाँ पर आपको इकलौता सेक्शन जो चैप्टर 11 में मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि इकलौता सेक्शन जो 167 है वो आपका चैप्टर 11 में है, जो कि बात करता है नो न्यू ट्रायल फॉर इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस, ये पूछा जाता है। ठीक है, आपको इतना अच्छे से यहाँ तक याद करना है। तो आज हमने सारे के सारे एविडेंस एक्ट के सेक्शंस देख लिए। पहले भी मैंने कहा ये आपके आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। प्लीज थॉरली आप सेक्शंस को पढ़ें केस लॉज और इलस्ट्रेशंस के साथ, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आज के लिए इतना ही।
इंडियन एविडेंस एक्ट पे 3 वीडियोस बनी है। प्लीज बिहार एपीओ की प्लेलिस्ट में जाके आप देखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन हिट करिए, जिससे कि आपको बाकी भी वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मैं एपीओ के लिए और भी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट सेक्शंस लेके आऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।